हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को इकोनॉमिक्स रिजल्ट में स्वागत है। जैसे आप बोल रहे थे, हम जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, मज़ेदार आज आप लोगों को सपोर्ट के बदौलत बहुत अच्छा चल रहा है। और देखिए, हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं, जो चैप्टर 2 है, लॉ ऑफ डिमांड, जो बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। हम इस तरह से आज हम समझाएंगे लॉ ऑफ डिमांड, जो जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आप लोग देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है, मतलब क्या होता है, मांग का नियम क्या है, मतलब क्या ये रूल है, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ, तो मांग का नियम क्या है, हम हिंदी वाले बोलते हैं तो मांग का नियम क्या है। बहुत सारा बच्चे लोग बोल रहे थे जो हिंदी में थोड़ा लिखिए, तो ठीक है, हम आपको समझा दे रहे हैं और ये आप समझ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, देखिए, प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज देन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज एंड द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज प्राइस लॉ ऑफ डिमांड। आप लोग ऐसे क्या करते हैं, कॉपी में लिख लिए और याद कर लिए। याद करने से मतलब कि रटने लगे, या ऐसा रटने से नहीं होगा। आप समझिए क्या होता है। एक बात हम आपको बताते हैं, देखिए क्या होता है ना, लॉ ऑफ डिमांड ऐसा होता है ना, जो किसी चीज का यदि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यदि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अदर थिंग क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। ठीक है, कोई चीज का मान लो, एक एग्जांपल के सहारे आपको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। मान लिया कोई कॉमोडिटी का नाम ले लेंगे। ठीक है, ये प्राइस हुआ, ये क्या होगा, डिमांड होगा। अब देखिए, कॉमोडिटी वस्तु कुछ भी ले, मान लीजिए एक वस्तु का नाम, मान लीजिए ऑनियन का मतलब प्याज का नाम, प्याज एक वस्तु है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेके बनाते हैं। ठीक है, आज हम यदि मार्केट में जाते हैं, एक टाइम आता क्या, ऑनियन का दाम कितना रहता है, प्राइस कितना रहता है बताइए। एक टाइम उसका 100 रुपया दाम रहता है। एक टाइम आ जाता है ना जब प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखे होंगे, मार्केट में जाते होंगे तो प्याज का दाम, अब कुछ भी एग्जांपल है जिसका दाम बढ़ा हुआ, तो प्याज का मान, प्याज का लेके एग्जांपल लेते हैं। अब मार्केट में जाते हैं तो प्राइस कितना रहता है, 100 रुपया। तो इसमें खरीदने वाला कितना रहता है, डिमांड, कितना आदमी खरीदता है, बहुत कम आदमी। कितना आदमी, 10 आदमी खरीदता होगा। 100 रुपया वाला प्याज कितना आदमी खरीदेगा, 100 में से 10 ही आदमी खरीदेगा ना, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाता है। अब इसी का दाम हो गया 70 रुपया, तो कितना आदमी खरीदेगा, कम से कम मेरा इंडिया में 20 आदमी खाता है 70 रुपया वाला सामान। उसके बाद में इसी का दाम हो जाएगा 40 रुपया घट के, तो कितना आदमी खरीदेगा, कितना आदमी खरीदेगा बताइए, कितना आदमी, कम से कम 50% आदमी 40 रुपया सामान खरीदता ही खरीदता है। आप समझ में आए। उसके बाद में इसी का दाम घट के हो जाएगा आपका 20 रुपया, तो कितना परसेंट आदमी 90% आदमी प्याज खरीदेगा। इसी का दाम यदि 10 रुपया हो जाएगा तो 99% आदमी खरीदता ही खरीदता। अब बोलिएगा 100%, कोई कुछ कंठीधारी भी रहता नहीं खरीदता है, समझ में। तो ये याद रखिएगा क्या होता है कमोडिटी प्याज का क्या, आप इससे क्या समझे, यदि प्याज का दाम बढ़ा था तो डिमांड क्या हुआ था, घट गया था। समझ में आ रहा। यदि इसी चीज में, अब देखिए, डिमांड जब बढ़ा था तो क्या प्राइस था, क्या था, क्या हुआ था, प्राइस घट गया था। समझ में क्या है, अदर थिंग क्या है, रिमेन कांस्टेंट। प्याज क्या कांस्टेंट है। देखिए इसी वस्तु को लेकर हम क्या करें, हर चीज क्या कांस्टेंट है, लेकिन क्या प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस यदि बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। यदि प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अदर थिंग क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको लॉ ऑफ डिमांड। समझ में, आप देखिएगा इसको बार बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आए। एक बार में ही समझ में आ गया, समझ गया। जो मेरा प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, डिमांड बढ़ा तो प्राइस क्या हो गया, घटा। समझ में, इसी को क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड। तो ये आप डिफिनेशन अब समझ में आएगा आपको। डिफिनेशन देखिए, प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, जब प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड क्या था, इंक्रीज कर रहा है, तो देन क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
फिर एंड प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। जब क्वांटिटी डिमांड प्राइस किसका डिक्रीज घट रहा है तो क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट इज नॉन एज लॉ ऑफ डिमांड, इसी को बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। समझ में ऐसे लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा तो आप मुझे 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में 5 जिसमें जी एग्जाम में आएगा वैसा आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये था, इसी को हम ऐसे बना एक तरह का बोल सकते हैं, इसको लॉ ऑफ, यदि हम बना दिए तो इसको लॉ ऑफ शेड्यूल भी बोल देंगे, लॉ ऑफ शेड्यूल भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड शेड्यूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आप ऐसे बना लीजिएगा तो लॉ ऑफ डिमांड शेड्यूल हो गया। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड कर्व जो कि एग्जाम में आता ही आता है। लॉ ऑफ डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं हम, देखिए लॉ ऑफ डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड कर्व है, डी मतलब ये 0 होता है, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। अब हम लोग तो ये इस साइड वाला जो होता है प्राइस होता है, ये क्या होता है क्वांटिटी डिमांड होता है नीचे वाला। यदि प्राइस मेरा कितना था, हम आपको बताए थे एक बार, जब प्राइस कितना था मेरा, प्राइस यदि 100 रुपया था तो खरीदने वाला कितना इंसान था, 10 इंसान था। बात समझ में। यदि प्राइस इसी चीज का कितना हो गया था, प्राइस यदि 70 रुपया था तो खरीदने वाला कितना इंसान था, 40% आदमी था कि नहीं। यदि इसी चीज का प्राइस कितना हो गया था, हम बोल रहे कि अपने हिसाब से बना सकते हैं। प्राइस इसी का कितना हो गया था, 20 रुपया था तो कितना आदमी खरीद रहा था, 90 आदमी खरीद रहा था। इसी प्राइस कितना हो गया था, 10 रुपया था तो 10 रुपया था, कितना आदमी खरीद रहा था, 100 99%, ठीक है। तो ये हम आपको बता दिए, मतलब कि देखिए प्राइस जब बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है धीरे धीरे। अब देखिए प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है तो डिमांड क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ में आया, तो याद रखिएगा जब ये प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, और उसके बाद में क्या डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस क्या होगा, घट रहा है। तो क्या है, अदर थिंग क्या है, रिमेन कांस्टेंट। इसी को बोलता है डिमांड कर्व बोलता है, डिमांड कर्व बोलता है। याद रखिएगा इसी को क्या बोला जाता है, डिमांड कर्व। ऐसे बना, डिमांड कर्व क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ जाता है डिमांड कर्व होता क्या है, निगेटिवली स्लोप होता है, निगेटिवली स्लोप होता है, निगेटिवली स्लोप होता है। और इसी का दूसरा नाम डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक तो निगेटिवली स्लोप, दूसरा क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी कभार एग्जाम में दे देगा ऑप्शन में, जो डिमांड कर्व क्या होता है, निगेटिवली स्लोप, ऑप्शन में निगेटिवली स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी। समझ में, तो ए एंड बी रहेगा, यदि निगेटिवली रहेगा तो निगेटिवली बनाए, डाउनवर्ड एक रहेगा दिया हुआ, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, डिमांड का एजम्पशन क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, सारा कुछ पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ठीक है। और कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।